नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल नगरकर। यूजीसी नेट मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम हो गई है उसमें से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो पेपर नंबर 2 है उसमें इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक चर्चा हमने की है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 to 50 10 प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यूजीसी नेट के जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जैसे 2019, 2020, 2021, 2022 और अभी हम देख रहे हैं वो 2023 का, ये सारे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट सॉल्व पेपर्स नाम से सेव कर दिए हैं। चाहो तो आप वहाँ जाकर अपना टाइम बचाते हुए प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और वहाँ जो चाहे वीडियो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉपीराइट एबिलिटी आर, मतलब कॉपीराइट एबिलिटी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें से 5 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, लेकिन 2 जो ऑप्शन है वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला रिक्वायरमेंट कौन सा नहीं, अ वर्क मस्ट बी रिलायबल, मतलब आपका कार्य जो है, काम जो है वो विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अ पर्सन मस्ट बी ट्रस्टवर्दी, जिसका कार्य है वह विश्वासु होना चाहिए, ये भी नहीं है। बल्कि 3 ऐसे रिक्वायरमेंट है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो होनी ही चाहिए, तभी आपको कॉपीराइट एबिलिटी आपकी हो सकती है। तो पहली रिक्वायरमेंट कौन सी है देखिए यहाँ पे, अ वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, आपका काम ओरिजिनल होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। दूसरा, अ वर्क बी फिक्स्ड इन अ टैंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, किसी कार्य को अभिव्यक्ति के मूर्त रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। और अ वर्क मस्ट बी अ वर्क ऑफ ऑथरशिप, कोई कार्य किसी लेखक का कार्य होना चाहिए, किसी लेखक का कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों ए सी ई ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो आंसर इज 3, ACE। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन क्या है, मॉस्को डिक्लेरेशन रेफर्स टू, मॉस्को डिक्लेरेशन रेफर्स टू, इन्होंने 5 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से 2 गलत है। मॉस्को डिक्लेरेशन का वो भाग नहीं है, बल्कि 3 ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। दीज आर रिलेटेड टू मॉस्को डिक्लेरेशन। पहले हम कौन से मॉस्को डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, रेफर करते हैं, वह देखेंगे। पहला है ये मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। मॉस्को डिक्लेरेशन में किसका जिक्र हुआ था, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। उसके बाद रेजिंग एडवोकेसी प्रोग्राम, रेजिंग एडवोकेसी प्रोग्राम। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2012, 2012 में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को यह नहीं है, यह ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन चारों देशों ने मिलकर मॉस्को डिक्लेरेशन ऑर्गेनाइज किया था, ना कि यूनेस्को। उसके बाद इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन, यह भी मुद्दा वहाँ उठाया नहीं गया था। इस वजह से आपका उत्तर होगा ACD, AC और D, ये आंसर आपका होगा AC and D ओनली। मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, रेजिंग एडवोकेसी प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2012। We'll move to next question. And what is the question? Question is question number 43. Which of the following are true of SILIP or true of SILIP? तो SILIP यह जो ऑर्गेनाइजेशन है
इसके बारे में 3 ऐसी बातें हैं जो कि ट्रू है। कौन सी बातें हैं? एक तो पहले मेंबरशिप is open to everyone working with information, knowledge, data or libraries. उसके बाद SILIP was formed by the merger of Library Association and Institute of Information Scientists. उसके बाद E है इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट लंदन। SILIP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन स्थित है। तो यह करेक्ट है, लेकिन 2 बातें ऐसी है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि करेक्ट नहीं है। दीज आर नॉट ट्रू। कौन सी पहली बात है? देखिए, SILIP इज़ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ऑफ यूरोप। वह SILIP, यह जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन यूरोप का है। उसके बाद द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स डायरेक्टली फॉर 2 years, ये भी नहीं है। तो BDE दीज आर द ट्रू अबाउट SILIP। SILIP के बारे में और भी कुछ जानकारी लेंगे हम। SILIP का फुल फॉर्म देखेंगे, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट of library and information professionals is a professional body of librarians, information specialists and knowledge managers in the United Kingdom. It was established in 2002 as a merger of the Library Association and the Institute of Information Scientists. यह जो डिफाइन किया गया है उसमें से एक देखिए, SILIP was formed by the merger of Library Association and Institute of Information Scientists. इन 2 संस्थाओं को मर्ज करके SILIP बनाया गया 2002 साल में। उसका फुल फॉर्म क्या है? C मतलब चार्टर्ड, I मतलब इंस्टीट्यूट, L मतलब लाइब्रेरी, I मतलब इंफॉर्मेशन और P मतलब प्रोफेशनल्स। तो यह अधिक की जानकारी SILIP के बारे में हमने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज सजेस्टेड बाय SR रंगनाथन। तो यह SR रंगनाथन, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स के जो कैटेगरीज की है वह है न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, मेटा डॉक्यूमेंट और नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट। लेकिन प्राइमरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट और टर्शियरी डॉक्यूमेंट, यह जो प्रकार किसने दिए हैं? तो यह डेनिस ग्रोगन ने दिए हैं। डेनिस ग्रोगन, यहाँ उनका मैंने नाम भी लिखा है, देखिए, डेनिस ग्रोगन। इन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डॉक्यूमेंट के प्रकार दिए हैं। लेकिन SR रंगनाथन, इन्होंने BCD, न्यू, नॉन कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट, यह प्रकार SR रंगनाथन इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। टूल्स यूज्ड फॉर RSS फीड्स इंक्लूड। RSS फीड्स में कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है? एक तो पहला फिडिटी, वेब RSS, फीड फायर, इनका यूज़ किया जाता है। जॉटस्पॉट का यूज़ नहीं किया जाता, एडिट मी का यूज़ भी नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर है फिडिटी, वेब RSS, फीड फायर। दीज tools used for RSS feeds include A, B, C only. So answer 1 is correct. Option 1 is correct. Next question, question number 46. Which are the following can be treated as documentation list? इसमें 5 ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन एज अ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट किसको ट्रीट किया जाता है? पहली बात, न्यूज़ इंडेक्स को,
करंट कंटेंट्स को और न्यूज़ डाइजेस्ट को। लेकिन बुक रिव्यू को डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट एज कंसिडर नहीं किया जाता, ट्रीटीज को भी नहीं किया जाता। अब यहाँ बुक रिव्यू करते हैं, किसी भी बुक का हम रिव्यू करते हैं उसे बुक रिव्यू कहते हैं। ट्रीटीज किसे कहते हैं? विषय विशेष का वर्णन करने वाला लंबा लेख या पुस्तक, उसे ट्रीटीज कहते हैं। तो यह एज डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं ट्रीट होता। तो उत्तर है न्यूज़ इंडेक्स, करंट कंटेंट्स और न्यूज़ डाइजेस्ट कैन बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, BCE ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस इज वन दैट इज। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस इज वन ऐसी सर्विस है जो, नीचे 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 3 उसको लागू होते हैं, 1 नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? When downloaded printouts are delivered to the users by the library। मतलब लाइब्रेरी के ज़रिए कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के वो डिलीवर किया जाता है यूज़र को। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस नहीं होगी। वह कौन सी सर्विस होगी? वह रिप्रोग्राफिक सर्विस होगी। लेकिन ये 3 पॉइंट उन्होंने दिए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस होती है। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1, जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। दूसरा, रिसीव्ड बाय द यूजर इन डिजिटल फॉर्मेट। तीसरा, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ज़रिए जो एक्सेस होता है, जो डेटा जो रिसोर्स एक्सेस होता है, उसे आप इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। दूसरी बात, रिसीव्ड बाय द यूज़र इन डिजिटल फॉर्मेट, मतलब जो यूज़र को रिसीव की जाती है एज डिजिटल फॉर्मेट, उसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस कह सकते हैं। और सबसे अहम बात कौन सी है? जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, मतलब जो इंफॉर्मेशन आप जनरेट करते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, एज अ डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, मतलब आप डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कर देते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। तो ABD इज करेक्ट आंसर, ABD ओनली इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स Lanx brought to assess the quality of digital reference services। तो इसमें से 3 मेजर है, आउटकम मेजर्स, प्रोसेस मेजर एंड इकोनॉमिक मेजर्स। इसमें इनकम मेजर नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स भी नहीं आएगा। तो उत्तर है ACD ओनली, आउटकम मेजर्स, प्रोसेस मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 49। क्या है प्रश्न? बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम कवर्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या कवर होता है? उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग कवर नहीं होता, बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी और न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स ये कवर होता है। तो आपका उत्तर होगा ADE ओनली, ADE ओनली। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आई कैन से दिस इज बेस्ट क्वेश्चन। CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग include, CS list of subject headings include, CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में क्या इंक्लूड होता है? नैरो टर्म होती है, रिलेटेड टर्म होती है, ब्रॉडर टर्म भी होती है, नियरर टर्म नहीं होती, इम्पोर्टेड टर्म नहीं होती। तो उत्तर है ABC ओनली, ABC ओनली। तो यहाँ
क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम हो गई है, पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आज हमने 10 प्रश्नों की चर्चा की है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।